हेलो व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ़ की धूल। चलिए पोएट के बारे में जानते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये एक अमेरिकन पोएट थे। द रोड नॉट टेकन, मैंडिंग वॉल, बर्चेज, फायर एंड आइस, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोइंग इवनिंग, है ना। ये इनकी फेमस कविताएं हैं और इन्होंने 4 बार पुलित्ज़र प्राइज़ जीता है और इन्होंने अपने जीवन काल में 40 ऑनररी डिग्रीज हासिल की हैं। कितनी? 40 ऑनररी डिग्रीज, सम्मान मिले इनको 40। इंट्रोडक्शन टू द पोएम। डस्ट ऑफ स्नो इज़ अ शॉर्ट पोएम कंसिस्टिंग ऑफ जस्ट 2 स्टैंजास। ये कविता एक छोटी सी कविता है जिसमें सिर्फ 2 पैराग्राफ्स एंड 2 स्टैंजास हैं। However, the poem has got the beauty of a miniature painting. फिर भी ये कविता एक छोटी सी चित्रकारी की खूबसूरती लिए हुए है। In the fewest possible words, the poet has given the details of a landscape. बहुत ही कम शब्दों में कवि ने इस परिदृश्य को विस्तार से बताया है। A snow-laden hemlock tree with a crow flying out of it, scattering the soft snow all over the poet passing by under the tree, make a perfect balanced and complete winter landscape. यानी कि बर्फ़ से ढका हुआ हेमलक का पेड़, पेड़ पर से कौवे का उड़ना और उस पेड़ के नीचे गुजरते हुए कवि पर बर्फ़ बिखेर देना, ये सब एक लाजवाब, संतुलित और संपूर्ण सर्दी के मौसम को चित्रित करता है। चलिए समरी पढ़ते हैं। Dejected and depressed, in a very sullen and melancholic mood, the poet had spent a part of his day feeling absolutely out of sorts and spirits when unexpectedly a seemingly small occurrence lifted the weight of his mind and made him experience a joyous mood. यानी कि उदास कवि ने बहुत ही दुखी मन से अपने दिन का कुछ हिस्सा बिताया। वो बहुत ही दुखी महसूस कर रहा था, लेकिन अचानक ही एक छोटी सी घटना ने उसके मन से दुख का बोझ हटा दिया और उसे आनंद का अनुभव करवाया। The poet describes how when he was passing by under a snow-laden hemlock tree, a crow perched on it, shook some flakes of snow which fell on him. यानी कि पोइट बताता है कि किस तरह से जब वो बर्फ़ से लदे हुए हेमलक पेड़ के नीचे से गुजर रहा था और एक कौवे ने, जो कि उस पर बैठा हुआ था, उसने बर्फ़ की धूल अपने शरीर से झाड़ी और वो पोएट के ऊपर गिरी। The little incident brought about a big and positive change in his mood. ये छोटी सी घटना उसके मूड में एक बड़ा सकारात्मक बदलाव लेकर आई। The sudden contact with nature set in a strong sense of joy in the poet and made all his melancholy disappear. यानी कि अचानक से कुदरत के संपर्क में आने से पोएट के मन में आनंद की अनुभूति हुई और उसका दुख खत्म हो गया। थीम। अब देखिए, चलिए हम इसकी थीम को समझते हैं। थीम क्या है? The small poem Dust of Snow is based on the idea that nature is a perennial source of joy. ये छोटी सी कविता इस तथ्य पर आधारित है कि कुदरत एक लगातार आनंद का स्रोत है। The poet reveals that contact with nature provides a healing touch and relieves us of depression, sadness and gloom. पोएट हमें बताता है कि कुदरत के संपर्क में आने से तबीयत ठीक हो जाती है और ये हमें दुख से बचाती है। Even those objects of nature which we tend to treat as having negative inauspicious associations can be effective in dispelling the gloom in a person's mind. यहाँ तक कि कुदरत की वो चीज़ें जिन्हें हम नकारात्मक और अशुभ समझते हैं, वो चीज़ें भी इंसान का दुख दूर करने में प्रभावी साबित होती हैं। Therefore, the poem contains the idea that nothing in nature is ugly, inauspicious or unpleasant. इसीलिए ये पोएम इस विचार से भरी हुई है कि कुदरत की कोई चीज़ अशुभ, भद्दी या फिर अप्रिय नहीं है। Even a crow, a handful dust of snow, and a poisonous tree like hemlock can be instrumental in turning melancholy into cheerfulness. यहाँ तक कि एक कौवा, मुट्ठी भर बर्फ़ की धूल और हेमलक जैसा जहरीला पेड़ भी दुख को खुशी में बदलने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
The poem thus emphasizes that sometimes seemingly insignificant events can bring about a significant change in our lives. इस तरह से ये कविता इस बात पर जोर देती है कि एक तुच्छ सी घटना भी हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव ला सकती है। मैसेज, इसका संदेश क्या है? द पोएम कन्वेज द मैसेज दैट नेचर हैज अ रोमांस अबाउट इट विच कैन ट्रांसफॉर्म आवर मूड एंड टेक अवे ऑल द ग्लूम फ्रॉम आवर स्पिरिट्स। यह पोएम ये संदेश देती है कि कुदरत में एक ऐसा आकर्षण है कि यह हमारे मूड को बदलकर हमारे सारे दुख ले लेती है। नेचर ट्रीट्स एवरी क्रिएचर एंड ऑब्जेक्ट इम्पार्शियली, मतलब कुदरत हर प्राणी और हर चीज से बिना पक्षपात के व्यवहार करती है। एवरीवन एंड एवरीथिंग इन नेचर हैज अ पावर टू इम्पैक्ट द माइंड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। कुदरत की हर चीज में इंसानों के मन को प्रभावित करने की ताकत है। स्नो स्प्रेड्स इटसेल्फ ऑल ओवर इवनली एंड इट कैन मेक इवन एन ऑस्पिशियस क्रो एंड अ पॉइजनस ट्री लाइक हेमलक इट्स इंस्ट्रूमेंट टू सेट इन अ जॉयस मूड इन अ पर्सन बर्डन विद टेंशंस एंड सॉरोज। यानी कि बिखरी हुई बर्फ, अशुभ माने जाने वाला कोआ और हेमलक जैसा जहरीला पेड़ एक दुखी इंसान को दुख और चिंताओं से, ठीक है, दुख और चिंताओं से जिसके बोझ से वो दबा पड़ा है उसे भी खुशी दे सकती है। द पोएम कन्वेज अनदर मैसेज दैट वी शुड नेवर लूज होप एंड नेवर लेट ग्लूम ओवरपावर आवर माइंड्स। एक दूसरा संदेश कविता यह भी देती है कि हमें कभी आशा नहीं खोनी चाहिए और दुख को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। Therefore we must adopt an optimistic attitude towards life। इसलिए हमें जीवन के प्रति एक सकारात्मक रवैया रखना चाहिए। ग्लॉसरी। शुक का मतलब हिलाना, शेक, हेमलक एक जहरीला पेड़ को बोलते हैं, रूट मतलब पछतावा। डस्ट ऑफ स्नो। The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। जिस तरीके से एक कौवे ने एक हेमलक पेड़ से मेरे ऊपर बर्फ की धूल को झाड़ा। has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। इससे मेरा मन बदल गया, यानी कि मैं खुश हो गया और दिन के कुछ हिस्से को जिसको मैंने दुखी मन से बिताया था मुझे इस बुरे पछतावे से उसने बचा लिया, यानी कि इस सुखद अनुभव ने मुझे इस पछतावे से बचा लिया। अब इसकी लिटरेरी डिवाइसेस सीखते हैं हम। एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है? रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स। ये हम एग्जाम्पल से समझेंगे, आराम से समझ में आ जाएगा आपको। हैज़ गिवन माई हार्ट, यानी कि ये एच है और ये एच है, यानी कि ह साउंड रिपीट हो रही है, इसे बोलते हैं हम एलिट्रेशन। एंड सेव्ड सम पार्ट, सेव्ड एस साउंड और एस साउंड, यानी कि स साउंड रिपीट हो रही है लगातार, तो इसको बोलते हैं हम एलिट्रेशन। इंजैपमेंट क्या होता है? देखो इस कविता में सिर्फ 2 स्टैंजेस हैं। यहाँ पर आपको कोई ना तो पंक्चुएशन मार्क्स मिलेगा, यानी कि कॉमा मिलेगा, किसी भी तरह का पंक्चुएशन मार्क्स नहीं मिलेगा, सिर्फ पोएम के आखिरी में फुल स्टॉप है। इसका मतलब जब किसी पोएम में, है ना, किसी लाइन्स में पंक्चुएशन मार्क्स नहीं होते उसे इंजैपमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये जो पोएम है ये परफेक्ट एग्जाम्पल है इंजैपमेंट की, क्योंकि इसमें कोई पंक्चुएशन मार्क्स नहीं है। आप ज़रा नोट कर लेना, ठीक है। मेटाफर क्या होता है? मेटाफर होता है कंपैरिजन, तुलना करने के लिए। अब क्या किया है? द डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि डस्ट ऑफ स्नो को कंपेयर किया। इन दिस पोएम द पोएट यूजेस द डिवाइस ऑफ मेटाफर इन थर्ड स्टैंजा ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा, थर्ड लाइन ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा, व्हेन ही कंपेयर द मास ऑफ स्नोफ्लेक्स अटॉप द हेमलॉक ट्री विद डस्ट, ठीक है ना। जहाँ पर कवि धूल भरी जो बर्फ है उसको मिट्टी से, यानी कि डस्ट यानी कि धूल यानी कि मिट्टी से कंपेयर कर रहा है, तुलना कर रहा है। स्नोफ्लेक्स यानी कि बर्फ का जो बुरा होता है, ठीक है ना, उसको क्या बोल रहा है वो? डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट बोल रहा है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? वो सीधा डस्ट से यानी कि मिट्टी से कंपेयर कर रहा है, इसको बोलते हैं हम मेटाफर। सीनक डकी। अब देखो सीनक डकी क्या होता है? सीनक डकी बहुत सिंपल सा मतलब है, देखो ये छोटा सा पार्ट होता है ना, ये एक बड़े पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो बड़ा पार्ट है ये छोटे पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, इसको बोलते हैं हम सीनक डकी।
अब इसको हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। हैज़ गिवन माई हार्ट, यानी कि इस पोइम में यानी कि जो पोएट है उसका दिल खुश हो गया। अब भाई हमें पता है ये दिल से होता है छोटा सा, और लेकिन ये दिल होता कहाँ पर है? जाहिर सी बात है ये जो दिल होता है ये पूरे इंसान के किस में होता है? शरीर में होता है। इसका मतलब दिल क्या है? छोटा सा पार्ट है, और इसका शरीर क्या है? पूरा। ठीक है ना? इसका मतलब क्या हुआ? उसका दिल खुश हुआ, यानी कि दिल खुश हुआ इसका मतलब इसका जो पूरा प्रभाव है उसके व्यक्तित्व पर, उसके पूरे शरीर पर पड़ेगा ना। उसके पूरे शरीर को अच्छा अनुभव होगा, अच्छा फील होगा। ठीक है, समझ गए? तो इसको बोलते हैं हम सिनकदकी। ठीक है, यानी कि पोएट का दिल ही नहीं बल्कि पूरे का पूरा इंसान, पूरे का पूरा उसका व्यक्तित्व जो था वो खुश हो गया, उसका दुख दूर हो गया। सिंबॉलिज्म्स क्या होते हैं? प्रतीक चिन्ह होते हैं। अब इसमें प्रतीक चिन्ह क्या होते हैं? जैसे क्या क्या प्रतीक हैं? क्रो है, हैमलक ट्री है, डस्ट ऑफ स्नो है। ये 3 प्रतीक हैं, 3 सिंबल्स हैं। अब ये 3 सिंबल्स किसको दिखा रहे हैं? दुखों को दिखा रहे हैं, यानी कि ये तीनों जो सिंबल्स हैं किसके साथ जुड़े हुए हैं? दुख के साथ। अब हमें पता है क्रो को क्या माना जाता है? अशुभ माना जाता है, इनऑस्पिशियस माना जाता है। हैमलक जहरीला पेड़ है, तो जाहिर सी बात है जहर का मतलब मौत, मृत्यु, डेथ, ये डेथ से इसको कंपेयर किया जाता है। डस्ट ऑफ स्नो यानी कि चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है, यानी कि परेशानी होती है इंसान को। ठीक है ना? ये भी मुश्किलों के साथ इसको जोड़ा जाता है। ठीक है ना? ये जो सारे सिंबल्स हैं, ठीक है, ये दुख से रिलेटेड हैं। ठीक है। अब क्रो इज कंसिडर्ड अगली एंड अनऑस्पिशियस विच पोर्टेंस इल फॉर्चून। इसको अशुभ माना जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये बुरी किस्मत, बुरे अपशगुन लेकर आएगा। अ हेमलॉक ट्री इज पॉइजनस एंड देयरफॉर हैज डायरेक्ट एसोसिएशन विद डेथ, क्योंकि ये जहरीला है इसलिए इसकी एसोसिएशन किसके साथ है? डेथ के साथ है। एंड द स्नो रिप्रेजेंट हार्डशिप। अब स्नो किसको दर्शाती है? मुश्किलों को। ठीक है। अब ये जो पोएट है इन तीनों सिंबल्स को, 3 सिंबल्स क्या है? क्रो हो गया, पॉइजनस ट्री हेमलॉक हो गया, ठीक है, और ये स्नो हो गई। ठीक है ना? इसको किसके साथ सीधा जोड़ा है? डार्क, डिप्रेस्ड एंड ग्लूमी मूड, यानी कि जो पोएट का दुख भरा जो मूड था, है ना, उदास मन था, उदास मन को इन 3 सिंबल से जोड़ दिया। लेकिन हाउएवर ही मेक्स दीज सिंबल्स इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रिंगिंग अबाउट अ डीप पॉजिटिव चेंज इन योर मूड। लेकिन इन 3 सिंबल्स को उसने कैसे यूज़ किया? पोएट ने एक अच्छे बदलाव के रूप में पेश किया, यानी कि पोएट का जो मूड है वो बदल गया इन 3 सिंबल्स की वजह से। द क्रो वाइल फ्लटरिंग अवे फ्रॉम द हेमलॉक ट्री मेक्स सम स्नो फॉल ऑन द पोएट पासिंग बाय। दिस कॉन्टैक्ट विद नेचर डिस्पेल्स द ग्लूम ऑफ डिस्पेयर एंड सेट्स इन अ पॉजिटिव एंड जॉयस मूड। जाहिर सी बात है वो पेड़ के नीचे से गुजर रहा है, पेड़ के ऊपर क्या बैठा हुआ है? कौवा बैठा हुआ है। उसने अपने शरीर से फ्लटर करके झाड़ दी बर्फ़, वो बर्फ़ उसके ऊपर गिर जाती है, तो इससे उसका मूड चेंज हो जाता है, यानी कि वो खुश हो जाता है। सो ना द नेगेटिव एसोसिएशंस ऑफ 3 सिंबल्स आर इन दिस वे रिप्लेस्ड बाय पॉजिटिव कॉनोटेशंस। यानी कि हालांकि ये जो तीनों चीज़ें हैं तो ये नेगेटिव, लेकिन इनको किस चीज़ से रिप्लेस कर दिया पोएट ने? पॉजिटिव चीज़ों से, यानी कि जो पोएट का मूड बदल गया वो क्या हो गया? पॉजिटिव कॉनोटेशंस। अब इमेजरी क्या होती है? इमेजरी जिस चीज़ को हम पढ़ते हैं उसकी इमेज हमारे माइंड में आ जाए। अब देखो जैसे हमने ये पोएम पढ़ी तो क्रो की, कौवे की इमेज हमारे माइंड में आ रही है, स्नो बर्फ़ की हमारी इमेज हमारे माइंड में आ रही है, हेमलॉक ट्री को हमने पढ़ा तो उस ट्री की इमेज हमारे माइंड में आ रही है, और उसने चारों तरफ बर्फ़ बर्फ़ दिखाया तो यानी कि बर्फ़ से ढका हुआ जो पूरा लैंडस्केप है उसकी इमेजरी हमारे माइंड में आ रही है। ठीक है ना? इसको बोलते हैं हम इमेजरी। तो इसको, ये जो कविता है फुल ऑफ इमेजरी से भरा हुआ है। यानी कि शुरू में मैंने आपको एक तस्वीर दिखाई थी, ठीक है ना, नीचे वो कौवा बैठा हुआ है, ठीक है ना, एक इमेजरी, एक हमारे मन में क्या है? एक तस्वीर बन जाती है, इसे इमेजरी बोलते हैं। क्वेश्चन आंसर्स। What is a dust of snow? What does the poet say has changed his mood? How has the poet's mood changed? डस्ट ऑफ स्नो क्या होती है और किस चीज़ ने पोएट का मूड बदल दिया, और पोएट का जो मूड है वो किस तरह से बदला। डस्ट ऑफ स्नो मीन्स पाउडर्ड स्नो और स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो, यानी कि बर्फ़ के छोटे छोटे कण पाउडर के रूप में जो स्नो होती है, इसका मतलब होता है डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ़ की धूल। द पोएट एक्सप्लेन्स दैट ए स्प्रिंकल ऑफ डस्ट ऑफ स्नो ओवर हिम कॉज द क्रोज सडन
Flight from a hammock to change his mood. In fact, it was the suddenness of his contact with nature that shook him out of his gloomy and pensive mood and set in some joy and cheerfulness. बहुत सिंपल सा मतलब है। शुरू में जो कवि था वो दुखी था, वो जैसे ही नेचर के कांटेक्ट में आया, यानी कि नेचर के संपर्क में आया, तो क्या हुआ, वो हेमलक ट्री के नीचे से गुजर रहा था और कौवे ने उसके ऊपर बर्फ झाड़ दी और ये छोटा सा इंसिडेंट ने उसको खुश कर दिया, यानी कि वो नेचर के संपर्क में आ गया तो वो खुश हो गया। What are the birds that are usually named in the poems? Do you think a crow is often mentioned in poems? What images come to your mind when you think of a crow? अच्छा, कौन कौन से पक्षी हैं जो पोएम्स में यूज़ करते हैं, जो पोएट्स होते हैं? क्या आपको लगता है कि एक कौवे को पोएम में यूज़ किया जाता है? या फिर जब हम कौवे का नाम लेते हैं तो कौन सी इमेज कौवे की आपके मन में आती है, अच्छी या बुरी? द बर्ड्स यूजली मैंशन इन द पोएम्स आर पीकॉक्स, यानी कि ज़्यादातर अगर हम पोएम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि ज़्यादातर पोएम्स में जो पोएट्स हैं वो मोर हैं, तोते हैं, लार्क्स यानी कि बड़े बड़े बुगले, नाइट एंगल्स हैं, कोकिला, कुकूस का ना कोयल, ठीक है, नाइट एंगल्स, स्काई लार्क्स, ये भी बड़े बुगले होते हैं यानी कि खूबसूरत पक्षी होते हैं। इनका जो जिक्र है, ठीक है ना, इनका रेफरेंस ज़्यादा देते हैं पोएट अपने पोएम्स में, विच आर एसोसिएटेड विद लव, गुड लक, ब्यूटी एंड मेलोडियस सिंगिंग। अब इनका एसोसिएशन किससे है, इसका संबंध किससे है? प्यार से है, अच्छी किस्मत से है, सुंदरता से है, अच्छा मीठे गाने से है। अ क्रो हार्डली एवर फाइंड्स अ प्लेस इन पोएट्री बिकॉज द क्रो इज नीदर अ स्वीट सिंगिंग नॉर अ गुड लुकिंग। अब बेचारे कौवे को जगह ही नहीं मिलती किसी पोएम में, क्यों? बेचारा ना तो देखने में अच्छा है, ना ही इसकी आवाज़ अच्छी है। Moreover, it is considered to be an auspicious or a bad omen, और इससे भी बढ़कर इसको अशुभ माना जाता है, अपशगुन माना जाता है। The images evoked by a crow are of harshness and cunningness, और जब हम कौवे की इमेज अपने अंदर लेकर आते हैं अपने माइंड में, तो हमें क्या लगता है? एक कनिंगनेस, धूर्तता, चालाकीपन हमारे माइंड में आती है। Here the image goes well with the sad and dejected mood of the poet, और ये जो इमेज है कौवे वाली और ये सारी कविता के अंदर जो इमेज है वो पोएट के दुखी मन को अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करती है, बिल्कुल सटीक है वो उसके बुरे मूड को दिखाने के लिए ये सारी चीज़ें। What is a hemlock tree? Why doesn't the poet write about a more beautiful tree such as maple or an oak or a pine? अच्छा, हेमलक ट्री क्या होता है? लेकिन कवि ने खास तौर से इतने खूबसूरत पेड़ हैं जैसे मैपल है, ठीक है, पाइन है, ओक है, इसके बारे में क्यों नहीं लिखा? और हेमलक ट्री इज ए पॉइजनस ट्री विद वाइट फ्लावर्स। हेमलक पेड़ एक जहरीला पेड़ है जिसके सफ़ेद फूल होते हैं। द पोएट हैज़ deliberately dropped beautiful trees like maple, oak or pine because he wants the imagery to represent his sorrow-stricken and depressed mind well. अब पोएट ने जानबूझकर हेमलक ट्री को यूज़ किया है, क्यों? ताकि वो पोएट के दुखी मन को रिप्रेजेंट कर सके। उसने जानबूझकर किसी दूसरे पेड़ को यूज़ नहीं किया। बट द सेम ट्री बिकम्स एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज फ्रॉम सैडनेस टू हैप्पीनेस। लेकिन बाद में क्या होता है, यही पेड़ जो नेगेटिविटी दिखाता है वही उसकी पॉजिटिविटी दिखा, यानी कि पोएट के अच्छे मूड का वो सबब बनता है। The poet wants to emphasize that every object of nature, even a poisonous tree, can be helpful in bringing about pleasure. तो पोएट किस चीज़ पर जोर डालने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ तक के जो नेगेटिव यानी कि जहरीला पेड़ भी है वो भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है आपके मूड को खुश करने के लिए। What do the crow, हेमलक represent joy or sorrow? अच्छा, ये क्रो और हेमलक क्या प्रेजेंट कर रहे हैं? ये दुख बताते हैं या फिर खुशी के बारे में बताते हैं? What does the dust of snow that the crow shakes off a hemlock tree stand for? अच्छा, डस्ट ऑफ स्नो जो कि कौवा अपने सिर से झाड़ता है, ये किस चीज़ को दिखाता है? इसका मतलब क्या है? Crow, which is a lackluster bird, and hemlock that has poisonous flowers cannot be associated with joy. क्रो एक जो मंद प्राणी है, ठीक है, और जो हेमलक ट्री है वो जहरीला पेड़ है, इसके जहरीले फूल होते हैं और इन दोनों को हम खुशी से नहीं जोड़ सकते। हैंस इसीलिए दे रिप्रेजेंट सोरो, इसलिए वो क्या है, दुख को दिखाते हैं ये दोनों। हियर दे रिप्रेजेंट द सोरो लेडन मूड ऑफ द पोएट। ये किस चीज़ को दिखा रहे हैं? पोएट के दुखी मन को दिखा रहे हैं ये दोनों चीज़, यानी कि हेमलॉक ट्री और क्रो, ये दोनों किस चीज़ को दिखा रहे हैं? पोएट के दुखी मन को। स्नो ऑल्सो स्टैंड्स फॉर हार्डशिप बट हियर इट प्लेज कैटेलिक रोल इन लिफ्टिंग द मूड ऑफ द पोएट। हालांकि जो स्नो है वो भी
परेशानियों से, दिक्कतों से मतलब इसका रिलेट किया जाता है, इसको बताया जाता है। लेकिन ये क्या कर रही है, कैटेलिटिक रोल, यानी कि एक ट्रांसफॉर्मेशन वाला रोल प्ले कर रही है। आपको पता है ना, जब बर्फ उसके उसके कंधों पर, उसके उसके ऊपर गिरती है ना, ठीक है, तो उसका मूड बदल जाता है। हिज माइंड ऑफ टेंशन डिप्रेशन, ये चीज़ उसकी टेंशन डिप्रेशन ये खत्म हो जाता है। इट बिकम सिम्बॉलिक ऑफ द फोर्स ऑफ नेचर, यानी कि ये किस चीज़ का प्रतीक बन जाता है, फोर्स ऑफ नेचर। हाउ डज दिस सिंपल इंसिडेंट इन द पोएम कन्वे अ सिग्निफिकेंट आइडिया, यानी कि एक साधारण सी घटना कविता के अंदर किस तरह से एक महत्वपूर्ण विचार को जन्म देता है, उसके बारे में बताता है। द पोएम डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रेज इज स्मॉल पोएम कंसिस्टिंग ऑफ जस्ट 8 लाइन्स दैट नरेट अ सिंपल इंसिडेंट, यानी इस कविता में सिर्फ 2 स्टैंजेस हैं और एक बहुत ही साधारण सी घटना इसमें बताई गई है। द पोएट नरेट्स हाउ वन डे ही वाज इन अ डिप्रेस्ड डिजेक्टेड मूड एंड हैड स्पेंट अ लार्ज पार्ट ऑफ द डे विद हिज माइंड संकन इन मेलैंकोली। अब कवि बताता है कि उस दिन उसने दिन का ज़्यादातर हिस्सा दुख में बिताया, बट बाई चांस ही पास्ड बाय अ स्नो कवर्ड हेमलक ट्री, लेकिन संयोगवश उसका गुजरना एक हेमलक ट्री के नीचे से हुआ। आकर सिटिंग ऑन द ट्री मूड एज अ रिजल्ट सम स्नो फेल ऑन द पोएट, उसके नीचे से गुजरा और उसका नतीजा क्या हुआ, ऊपर से उसके कौवे ने एक अपने अपने शरीर से बर्फ झाड़ी और वो सीधा उसके ऊपर आकर पड़ी। दिस स्मॉल चांस हैपनिंग हैड अ डीप इम्पैक्ट ऑन द पोएट्स माइंड, अभी इस छोटी सी घटना का पोएट के मन पर बहुत ज़्यादा असर हुआ। ही वॉज एट वंस ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम डिप्रेस्ड स्टेट ऑफ माइंड टू दैट ऑफ अ डिलाइट एंड हैप्पीनेस, यानी कि वो पहले दुखी था लेकिन अचानक से वो उसका जो मूड है वो खुशी में बदल गया, यानी कि वो खुश हो गया। हिज माइंड वॉज रिलीव्ड ऑफ द बर्डन ऑफ द मेलैंकोली, यानी कि जो दुख उसके शरीर में था, उसके मन में जो दुख था, उस बोझ से वो हल्का हो गया। द seemingly insignificant even in this way proved to be so effective that it absolutely changed the poet's mood and state of mind, यानी कि हालांकि है तो ये छोटी सी घटना, लेकिन इसने डेफिनेटली पोएट का मूड बदल के रख दिया। Moreover, it left an important message that sometimes trivial happenings may have a deep, serious significance. इसके अलावा इसने हमें ये भी संदेश दिया है कि छोटी सी घटना हो, ठीक है, जो तुच्छ हो, ठीक है, लेकिन ये भी इतनी पावर रखती है कि वो हमारा जो मूड है वो बदल के रख दे। Such incidents are sometimes forceful enough to bring about a drastic change in the life of a person, यानी कि कई बार ये छोटे छोटे इंसिडेंट इतना कमाल करते हैं कि वो इंसान के जीवन में बदलाव ला देते हैं। Even a bird like a crow sitting on a poisonous tree covered with snow can be instrumental in bringing about a profound change uh, in the attitude of a person, in the attitude of a person, यानी कि हालांकि क्रो, हेमलक ट्री जो दोनों नेगेटिव हैं, ये दोनों भी किसी व्यक्ति के मूड में बदलाव ला सकते हैं, जैसे पोएट के मूड में इन्होंने बदलाव ला दिया। A small incident can reveal how one feels relieved of the worldly burdens in the lap of nature. तो ये एक छोटा सा संदेश ये भी देता है कि किस तरह से संसार के दुखों से दबे हुए जो लोग होते हैं, किस तरह से नेचर उनको सही कर देता है। Even the so-called harsh and frosty aspects of nature can impart solace and delight. हालांकि दुख से भरा हुआ आसपास बर्फ ही बर्फ है, लेकिन है तो वो नेचर ही, जब इसके वो संपर्क में आता है वो किस तरह से उसको शांति और खुशी मिलती है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई होप यू अंडरस्टैंड।